हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 6 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन लेंड्स 12,500 at 12% for the first year, 15% for second year and 18% for the third year. If the rate of interest are compounded yearly, find the difference between compound interest of first year and the compound interest of third year. हमने डिफरेंस निकालना है फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो थर्ड ईयर का है। तो पहले फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 12500। रेट कितना है, 12% है। टाइम कितना है, 1 ईयर है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो ये आ गया 12500, रेट 12, टाइम 1 अपॉन 100। सो 125 इंटू 12, ये हमारे पास आ गया ₹1500। ये इंटरेस्ट लग गया फर्स्ट ईयर का। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो वैल्यूज पुट करेंगे, प्रिंसिपल 12500, इंटरेस्ट कितना है 1500। ये आ गया हमारे पास 14,000 रुपीज। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फर्स्ट ईयर की अमाउंट है 14,000। रेट आपका सेकेंड ईयर का कितना है, 15%। टाइम है हमारे पास 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 14000, 15 टाइम 1 अपॉन 100। तो ये हमारे पास आ गया 2100 रुपीज़। इतना हमारा बन गया इंटरेस्ट। अब हम निकालते हैं अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 14,000 प्लस 2100। तो ये आ गया 16,100 रुपीज़। अब आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वन 16100। रेट कितना है थर्ड ईयर का, 18%। टाइम है हमारे पास 1 ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 16100, रेट 18, टाइम 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 2898 रुपीज़। अब निकालते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 16100, इंटरेस्ट आ गया 2898। अब ये तो आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का और थर्ड ईयर का, उसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। अब देखिए थर्ड ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 2898, माइनस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1500। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 8,91398 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन बोरो 6,000 at 5% compound interest per annum if he repaid 1,200 at the end of each year। अब हर साल वो क्या कर रहा है, 1,200 रुपीज दे रहा है। तो हमें बताना है कि थर्ड ईयर की बिगनिंग में कितना उसके ऊपर जो लोन की अमाउंट है वो पड़ी होगी। तो पहले फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारे पास
प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी स्टार्टिंग में 6000 रुपीज, रेट है 5%, टाइम है 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 6000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये आ गया ₹300। तो पहले साल में उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 300। अमाउंट कितनी बनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 6000 प्लस 300, तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट बनी 6300। अब देखिए फर्स्ट ईयर की इतनी अमाउंट बनती है, लेकिन हमें क्या बोला है कि वो हर साल कितने रुपए पे कर देता है 1200। अमाउंट रीपे कितनी है दैट इज 1200। तो कितनी अमाउंट पेंडिंग में बचेगी, ये पैसे उसने दे दिए, देने कितने थे 6300, कितने दे दिए उसने 1200, तो कितने बच गए 6300 माइनस 1200, तो ये आ गया 5100 रुपीज। अब इतनी अमाउंट हमारी बची फर्स्ट ईयर की, तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी 5100 रुपीज। ये वाली जो भी फर्स्ट ईयर की अमाउंट होगी वो सेकेंड के लिए क्या बन जाती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो अमाउंट हमारी बन रही थी 6300, लेकिन उसमें से उसने 1200 पे कर दिए, तो कितनी अमाउंट बच गई 5100। नेक्स्ट है रेट 5%, टाइम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 5100 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। सेकेंड ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना लगा 255 रुपीज। अब निकालेंगे अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 5100 प्लस 255, ये बन गया 5355 रुपीज। अब इसमें भी उसने सेकेंड ईयर में भी क्या किया 1200 रुपीज रीपे कर दिए, तो कितनी अमाउंट पेंडिंग है दैट इज 5355। जो हमारी अमाउंट बन रही थी उसमें से हम 1200 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना बचा ये 4155 रुपीज। अब देखिए उसने हमसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। ये बहुत आपने ध्यान रखनी है एक बात, अगर तो आपको ईयर के बिगिनिंग में अमाउंट पूछी है तो मतलब उस पर्टिकुलर ईयर में, जैसे ये थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में पूछा है तो इस ईयर हमने कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। अगर बिगिनिंग में पूछा है तो उस पर्टिकुलर ईयर में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। और अगर आपको एंड में बोला होता कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में उसकी कितनी अमाउंट पेंडिंग है, तो आप थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, उसको अपनी अमाउंट में ऐड करते, फिर हमें पता चलता कि कितनी अमाउंट जो लोन की है वो आउटस्टैंडिंग है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में आपको उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लगता है, ठीक है। तो मतलब ये जो सेकेंड ईयर के एंड तक हमारी वैल्यू बनी, यही उसके थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में लोन अमाउंट है। तो इसका आंसर क्या आ गया 4155 रुपीज। क्वेश्चन 8, अ मैन बोरोज 5000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एवरी 6 मंथ्स। तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी है, पेबल एवरी 6 मंथ्स का मतलब क्या है, हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे एनुअली नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं हाफ ईयरली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 6 मंथ्स क्या हो गए हाफ ईयर हो गया।
ही रीपेज 18,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 months। हर 6 महीने बाद वो क्या करता है, 1800 रुपीज दे देता है। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 months इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटायर लोन। हमें बताना है कि 18 महीने के बाद अब वो कितनी अमाउंट पे करे कि उसका पूरा का पूरा लोन क्लियर हो जाए। पहली बात तो यहाँ पे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हमें इसको करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो आ जाइए, 18 मंथ्स मतलब कितनी बार हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को, 3 बार। पहले 6 महीने, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स, हो गए ना 18 मंथ्स। तो आते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स, इसके लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 5,000 रुपीज़। रेट कितना है, 12%। अब आते हैं टाइम पे, 6 महीने मतलब कितना साल हो गया, आधा साल, हाफ ईयर। तो इंटरेस्ट क्या हुआ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 5,000 इंटू 12 इंटू 1/2 अपॉन 100। तो ये आ गया 300 रुपीज़। पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बना, 300। अब हम निकालेंगे अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 5,000 प्लस 300 दैट इज ₹5300। पहले 6 महीने में अगर उसने 5,000 का लोन लिया है तो 6 महीने बाद उसको कितने रुपए वापस करने होंगे, 5300। अब यहाँ पे क्या बोला है, ही रीपेज 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 months। हर 6 महीने बाद वो 1800 रुपये पे कर रहा है। तो अमाउंट रीपेड कितनी है, 1800। अब पेंडिंग अमाउंट कितनी बची, 6 महीने बाद उसने देने थे 5300, 1800 उसमें से दे दिए, बचे कितने अब 5300 माइनस 1800, 3500 रुपीज। अब आते हैं नेक्स्ट के 6 मंथ्स को कैलकुलेट करते हैं। आप सेकंड 6 मंथ्स लिख लो या नेक्स्ट 6 मंथ्स लिख लो। पहले 6 महीने में हमने कैलकुलेट कर दिया। अब जो अगले 6 मंथ्स है उसमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी, ये अमाउंट जो पेंडिंग है। रेट हमें गिवन है 12%। टाइम भी यहाँ पे कितना होगा, हाफ ईयर, क्योंकि हम सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। सिर्फ आपने यही देखना है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में यही फर्क होता है। जो कंपाउंडेड एनुअली होता है उसमें हम पूरे साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है उसमें हम पूरे साल में 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। पहले 6 महीने आधा साल, फिर से 6 महीने मतलब आधा साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू 3500, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 1/2। $633। सो ये हमारे पास आ गया 210 रुपीज। अब हम निकालेंगे अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 3500 प्लस 210, 3710 रुपीज। अब यहाँ पे फिर से अब 6 महीने कंप्लीट हो गए, उसने कितने रीपे कर दिए, 1800। इतनी अमाउंट पेंडिंग है। दैट इज 3710 माइनस 1800, क्या आ गया 91910 रुपीज। अब नेक्स्ट के 6 मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 18 मंथ्स बनाने हैं हमने। 18 कैसे बनेंगे, 6
6 और 6। अब नेक्स्ट के 6 मंथ्स में प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 1910, रेट 12%, टाइम हाफ ईयर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आर की वैल्यू 12, टाइम है 1/2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 5 डिवाइड बाई 10, 114.6 रुपीज़ हमारा क्या आ गया इंटरेस्ट। अब निकालते हैं अमाउंट। 1910 प्लस 114.6, ये आ जाएगा 2 और ये 20। ये आ गई हमारी अमाउंट जो उसने आफ्टर 18 मंथ्स पे करनी है in order to clear the entire loan. This is the amount. तो 6 महीने में हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया और 18 मंथ्स के बाद जो अमाउंट उसकी बनी लोन को क्लियर करने की, दैट इज 2024 and 6 पैसे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल एक ही बात होती है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की बात हुई है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली। अब इसने बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है और जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो कितना गिवन है 180। फाइंड द सम। सम मतलब हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 10% पर एनम। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है। एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन कैलकुलेट किस वे से करना है, हाफ ईयरली बेसिस पे। मतलब एक साल में हम अब 2 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना है x रुपीज़ है। पहले हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखो, प्रिंसिपल वैल्यू x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% गिवन है, टाइम क्या कितना है ईयर, मतलब एक साल की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, अपॉन 100। तो ये आ गया x/10। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया x/10 रुपीज़। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं आपने कैलकुलेट करना, पहले आपने हाफ ईयर का कैलकुलेट करना है, फिर से हाफ ईयर का कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेबल हाफ ईयरली। तो आपका ईयर बनेगा, 2 बार आप इसको कैलकुलेट करोगे। पहले तो फर्स्ट हाफ ईयर का कैलकुलेट करते हैं, या 6 मंथ्स जिसको आप बोलते हो। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, टाइम कितना है हाफ ईयर है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, x इंटू 10 इंटू 1/2, ये आ गया x/20 रुपीज़। ये हमने क्या निकाल लिया, पहले आधे साल का इंटरेस्ट। अब हम निकालेंगे अमाउंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू x, इंटरेस्ट हमने कितना निकाला है x/20। तो यहाँ पे 20 एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 20x प्लस x इक्वल्स टू 21x/20। अब आते हैं सेकेंड हाफ ईयर में। सेकेंड हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ये हो जाएगी 21x/20। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% गिवन है, टाइम कितना हो जाएगा क्योंकि आधा साल है तो 1/2 ईयर।
इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 21x अपॉन 20, रेट है 10, टाइम है 1/2 और यहाँ पे 100। सो ये कैंसल, ये आ गया 21x अपॉन 400 रुपीज़। ये हमारा इंटरेस्ट आया है। अभी अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 21x अपॉन 20, इंटरेस्ट हमने अभी हाफ ईयर का कितना निकाला है 21x अपॉन 400। एलसीएम ले लेंगे 400 को 20 से डिवाइड किया, कितना आ गया 20 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 420x प्लस 21x। इसको ऐड कर दो 441 अपॉन 400x। ये हमारी अमाउंट आ गई फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। तो अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी आई है 441 अपॉन 400x माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है x। 400 एलसीएम 441x माइनस 400, तो ये आ गया 41x अपॉन 400। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी तक हमने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 6 महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि पेबल हाफ ईयरली लिखा है। अब हमें स्टार्टिंग में बोला था कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 180। तो एज वी नो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है 180। वैल्यूज पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की 41x अपॉन 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है x/10, दिस इज इक्वल्स टू 180। 400 एलसीएम ले लिया 41x माइनस 410 से डिवाइड हुआ 40, तो ये आ गया 40x इज इक्वल्स टू 180। ये आ गया x अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 400 इंटू 180, 18 इंटू 4 ये आ गया 72 और ये आ गया 123, 72,000 इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ व्हाट इज x, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू या सम ऑफ मनी जो हमें स्टार्टिंग में पूछा था वो कितना आ गया 72,000। तो कंफ्यूज नहीं होना, सम लिखा हो या प्रिंसिपल लिखा हो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन्युफैक्चरर estimates that his machine depreciates by 15% of its value। तो ये हमारे मशीन के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पॉपुलेशन के क्वेश्चंस हो गए, मशीन के क्वेश्चंस हो गए, इनमें भी इसी तरह का कंसेप्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो अप्लाई होता है। तो एक मशीन है, उसके मैन्युफैक्चरर ने एस्टिमेट किया कि मशीन जो है, जो उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू थी उससे 15% उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई है, मतलब कम हो गई है। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द मशीन। हमें मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट या वैल्यू फाइंड करनी है इफ इट डेप्रीशिएट बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। पहले साल में उसने बोला कि 15% डेप्रीशिएट हो गया, दूसरे में उसने एक वैल्यू दे दी 5355 कि इस वैल्यू से मशीन जो है उसका प्राइस कम हुआ है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस मशीन का निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना ईयर बाय ईयर, ऐसे ही हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे ईयर बाय ईयर। फर्स्ट ईयर में मैंने मान लिया कि लेट जो ओरिजिनल कॉस्ट या फिर प्राइस है मशीन की वो x रुपीस है। हमें यही तो फाइंड करना है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मशीन की, तो मैंने मान लिया x है। अब उसने क्या बोला है कि मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 15% से, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितने परसेंट डेप्रिशिएट हुई 15%।
15% उसकी वैल्यू कम हो गई। तो 15% किस चीज़ की कम होगी, उसकी वैल्यू कितनी है x, उसकी कॉस्ट कितनी, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ 300 रुपीज़ की है, मैंने बोला कि उसकी जो कॉस्ट है वो 15% से डेप्रिशिएट होगी। तो आप क्या कहेंगे, 15% ऑफ 300, इतनी डेप्रिसिएशन हुई है उसकी। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 15/100 इंटू 300, तो हमें पता चल जाएगा कि 45 रुपीज़ वो डेप्रिशिएट हुई है, उसकी वैल्यू कम हुई है। तो 15/100 इंटू एक्स, 5 पे चला जाएगा, 5 3 दा, तो ये आ गया 3x/20। अब हमें पता चला कि इतने रुपए उसकी कीमत कम हो गई है। तो अब हम वैल्यू ऑफ मशीन निकालते हैं। वैल्यू या फिर कॉस्ट आप लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के बाद उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी रह गई, पहले उसकी कॉस्ट x थी, डेप्रिसिएशन कितनी हुई 3x/20, तो डेप्रिसिएशन के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, x जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसमें से हम जितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो निकाल देंगे। अब इस एग्जांपल पे वापस आ जाइए, इनिशियल कॉस्ट थी 300, डेप्रिसिएशन 15% हुई, वो हमने निकाल लिया 45। अब कितनी कॉस्ट बचेगी उस प्रोडक्ट की, तो 300 माइनस 45, यही हमने यहाँ पे किया है। ओरिजिनल वैल्यू x, उसमें से जो डेप्रिसिएशन हुआ था वो हमने निकाल दिया। अब हम एलसीएम लेंगे 20x माइनस 3x, तो मशीन की कॉस्ट कितनी बच गई 17x/20। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो शुरू में हमारी कॉस्ट x थी वो कितनी रह गई 17x/20। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में अब हमारी वैल्यू ऑफ मशीन या कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी रहेगी, ये वाली 17x/20। जैसे हम वहाँ पे करते थे कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा, अमाउंट हमने कैलकुलेट कर दी, तो वो अमाउंट सेकेंड ईयर की क्या बन जाती है, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे भी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, फिर कॉस्ट कैलकुलेट की आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो कॉस्ट अब सेकेंड ईयर में चली गई। अभी प्रेजेंट सेकेंड ईयर में हमारी मशीन की कॉस्ट कितनी है 17x/20। अब इस पे फिर से डेप्रिसिएशन होगा 15% का, क्योंकि सेम डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर भी चलेगा। तो डेप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर, ये भी 15% होगा। 15% ऑफ व्हाट, जो मशीन की कॉस्ट है, पैसे में ही डेप्रिसिएशन हुआ, तो 15% ऑफ दिस। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 15/100 इंटू 17x/20, 5 3 दा 5 4 दा, ये आ गया 51x/400 रुपीज़। इतनी अमाउंट हमारी डेप्रिशिएट हुई है। नाउ कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इफ इट डेप्रिशिएट बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हमें एक वैल्यू गिवन है कि इतने रुपए से वो डेप्रिशिएट हुई है। अब हमने सेकेंड ईयर में निकाला है कि मशीन डेप्रिशिएट कितनी हुई है, इतनी, लेकिन ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5355, इतनी वैल्यू उसकी कम हुई है। सो 51x/400 हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 5355। तो यहाँ से 51x किसके इक्वल आ गया 5355 इंटू 400, तो x की वैल्यू 5355 इंटू 400 डिवाइड बाय 51। तो कॉस्ट ऑफ मशीन x कितना आ गया 4
2, ये आ गया 1 2 3। 42,000 rupees is the original cost of the machine. तो कंसेप्ट इजी है। ओरिजिनल कॉस्ट हमने x मान के पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाली, फिर हमने कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकाली, फिर सेकेंड ईयर में अगेन हमने डेप्रिसिएशन निकाली, बट वो डेप्रिसिएशन हमें इन टर्म्स ऑफ रुपीस गिवन थी, तो हमने इन दोनों को इक्वल करके वहां से x की वैल्यू निकाल ली। Question 11. A man borrows 10,000 at 5% per annum compound interest. He repays 35% of the sum borrowed at the end of first year and 42% of the sum borrowed at the end of second year. How much he pay at the end of third year in order to clear the debt? अब देखिए यहाँ पे हमें at the end of third year बोला है, तो मतलब थर्ड ईयर के एंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड ईयर का भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना हमें समझ में आया। अगर बिगिनिंग होता तो हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे भी ये कुछ अमाउंट रीपे कर रहा है। कंसेप्ट वही है जो हमने पहले समझा, बट यहाँ पे सीधा हमें पैसे नहीं गिवन, एक लाइन गिवन है 35% ऑफ द सम बोरोड। जो उसने पैसे उधार लिए हैं उसका 35% उसने वापस कर दिया पहले साल के एंड में, और 42% ऑफ द सम बोरोड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर में उसने कितना वापस किया? जितने पैसे उसने उधार लिए थे उसका 42%। सो हमें थर्ड ईयर के लास्ट में बताना है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा कि ये सारा जितने पैसे उसने लिए हैं वो क्लियर आउट हो जाए। चलिए फर्स्ट ईयर में पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और अमाउंट। फर्स्ट ईयर की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 10,000। रेट है 5%, टाइम हमारा 1 ईयर। यहाँ पे पर एनम है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो ये कंपाउंडेड एनुअली ही होगा। तो इंटरेस्ट इज P इंटू R इंटू T अपॉन 100। 10,000 5 1 अपॉन 100। तो ये आ गया पहले साल का इंटरेस्ट हमारा आ गया 500 रुपीज। अब हम निकाल लेंगे अमाउंट। $10,000 प्लस 500, ये आ गया 10,500 रुपीज। अब देखिए पहले साल में उसने कितना रीपे किया है? 35%। हम लिखेंगे अमाउंट रीपेड, दैट इज 35% ऑफ सम बोरोड। अब 35% ऑफ इसका निकालना है। सम मतलब कितने पैसे उसने उधार लिए। कितने पैसे उधार लिए थे उसने? 10,000। तो हम पहले 35% निकालेंगे 10,000 का। अब हमें पता चला कि उसने 3,500 रुपीज पहले साल के एंड में वापस कर दिए। तो अब पहले साल के एंड में कितनी अमाउंट पेंडिंग रह गई? अमाउंट कितनी बन रही थी उसकी? 10,500। वापस उसने कितने कर दिए? 3,500। तो कितनी अमाउंट पेंडिंग रह गई? 7,000 रुपीज। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, टाइम इज 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P की वैल्यू 7,000, रेट है 5%, टाइम 1 अपॉन 100। तो ये आ गया 350 रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट। 7,000 प्लस 350, तो ये हो जाएगी 7,350 रुपीज। सेकेंड ईयर में हमारी कितनी अमाउंट बन रही है? 7,350 रुपीज। लेकिन उसने कितने रीपे कर दिए? 42% ऑफ द सम बोरोड।
तो वी विल राइट अमाउंट रीपेड कितनी है, 45% ऑफ सम बोरोड। तो दैट इज 45% ऑफ कितने पैसे उसने उधार लिए थे, 10,000। तो 45 अपॉन 100 इंटू 10,000। तो अब हमें पता चला कि उसने 4500 रुपीज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वापस कर दिए। तो कितनी अमाउंट पेंडिंग रह गई, क्योंकि जो पैसे वो दे रहा है वो हमने यहां से सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे आ गई, दिस इज 7 सॉरी ये 42% है, दिस इज नॉट 45। तो 4200 आएगी यहाँ पे भी। सो ये आ गया 0513। इतनी हमारी अमाउंट क्या है, पेंडिंग हो गई। अब आते हैं थर्ड ईयर पे, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड तक हमने बताना है कितनी अमाउंट उसने पे करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, 3150 रुपीज। रेट हमारा सेम है 5%। टाइम हमारा आ गया 1 ईयर। इंटरेस्ट किसके इक्वल है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट करेंगे 3150 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100। तो इंटरेस्ट आ गया 157.5 रुपीज। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 3150 प्लस 157.5। ये आ गया 7, 5 प्लस 5 10, P3। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर उसने अपने डेट को क्लियर करना है, उसको पे करने होंगे 3,307 रुपीज एंड 50 पैसे। दिस इज द अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ध्यान रखना है, स्टार्टिंग बिगिनिंग पूछा हो तो उस साल का इंटरेस्ट नहीं निकालना, तो इतना पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में उसको पूछा होता हाउ मच ही हैज टू पे एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इन ऑर्डर टू क्लियर द डेट, तो हमें ये नहीं आपने करना, थर्ड ईयर कैलकुलेट इस तरह नहीं करना, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का कैलकुलेट नहीं करना था इन केस बिगिनिंग बोला होता। अब एंड बोला है तो उस साल का भी इंटरेस्ट लगेगा, वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड होगा। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।